हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास हमने समाप्त की थी कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बारे में, ठीक है। जिसको ने वो क्लास नहीं देखी है जा करके देख ले, क्योंकि देखिए जो क्लासेस ना एक सीक्वेंस में चली हुई है, ठीक है। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो शायद आपको आज की क्लास ना समझ में आए। मैं अभी करा रही थी कि कैसे जो है फ्रांसीसियों से अंग्रेज जीतते हैं और कर्नाटक में उनके युद्ध हो रहे हैं और कैसे वो जीतते जा रहे हैं। उसके बाद फिर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा भारत में, ठीक है। तो आपको कनेक्टिविटी अगर बनानी है अपने माइंड में तो आपको प्रीवियस क्लास देखनी होगी, आप जाकर के देख लेना, ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी हार जाते हैं, ठीक है। जब संधि होती है, पांडिचेरी की संधि होती है, तो फ्रांसीसी हार जाते हैं, ठीक है, 1754 में। अब इससे फ्रांस की सरकार नाराज हो जाती है और डुप्ले को वापस बुला लेती है, ठीक है। और जो ये है इंग्लैंड है, ये इन लोगों को उत्साह मिलता है, ठीक है। तो इन पर इनका हैदराबाद पर कब्जा हो जाता है। फिर जो उत्तरी सरकार का क्षेत्र मैंने आपको बताया था, है ना, वो उसे जो है ना मोहम्मद अली को मान लिया जाता है हैदराबाद का नवाब, और उत्तरी सरकार के इलाके वहाँ से ले लिए जाते हैं, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो जाके देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, देखो अभी संधि हुई थी 1754 में, फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और वो युद्ध हुआ क्यों 1756 में दोबारा से युद्ध स्टार्ट हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि देखिए अगर यूरोप और फ्रांस की सेनाएं अगर यूरोप में लड़ रही है ना, सॉरी हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस की सेना अगर यूरोप में लड़ेंगी तो वो भारत में भी लड़ेंगी, ठीक है। अगर यूरोप में कोई संधि होगी तो वो भारत में भी अपनी संधि कर लेगी, क्योंकि दोनों के जो दाता हैं वो तो इंग्लैंड और फ्रांस में बैठे हुए हैं ना, वही तो आदेश दे रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो 1756 में क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो जाता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। अब जब वो युद्ध स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली भारत में भी युद्ध स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। देखो 1756 में जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यूरोप में, ठीक है ना, यूरोप के अंदर सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि कर्नाटक के थर्ड वॉर का रीजन क्या था, तो आप क्या बोलोगे? जो सप्तवर्षीय युद्ध था ना वो मेन कारण था, मतलब उस हिडन कारण तो देखो वही था, ठीक है। बाकी बात में देखते हैं क्या हुआ। देखो इंग्लैंड क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड इस टाइम पे कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक तो उन्होंने अपना बंगाल पर प्रभुत्व जमा लिया है, ठीक है। बंगाल को जीत लिया। बंगाल में जो सिराजुद्दौला नवाब है ना, उसको ये हरा देते हैं जैसे तैसे, मतलब साजिशें करके कुछ भी करके। वो मैं बताऊंगी कि कैसे बंगाल पर अपना अधिकार करते हैं, ये अलग टॉपिक है, ठीक है। कि कैसे ये षड्यंत्र रच के बंगाल को अपने कब्जे में लेते हैं, ठीक है, सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, तब ये मैं बताऊंगी। तो बंगाल पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया है, ठीक है। दूसरा ये क्या कर रहे हैं भाई, ये अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने ये देखो निश्चिंत है। इधर फ्रांस में हो क्या रहा है, देखो फ्रांस में जब दूसरे युद्ध की संधि हुई थी 1754 में, पांडिचेरी की संधि जब हुई थी, तो मैंने बताया कि डुप्ले को वापस बुला लिया था, एक नया गवर्नर आया था गोरडेउ, ठीक है। उसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहा। तो फिर क्या है, देखो ये जो है ना एक इंग्लैंड का ना जो ये एक ब्रिटिश गवर्नर था पोकोक, उसका नाम था पोकोक, ठीक है। वो क्या कर रहा था, वो फ्रांसीसी बेड़ों को क्या करता है, फ्रांसीसी जहाजी बेड़ों को अटैक करता है, ठीक है, और उनको अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। उसका नाम है पोकोक। ये काफ़ी फेमस था क्योंकि ये अपना ये ज़्यादातर इसका काम क्या था, फ्रांसीसियों पर अटैक करना और उनको जीत लेना, ठीक है। तो ये ऐसे अपना विस्तार कर रहा था। तो अब इससे फ्रांस की सरकार नाराज हुई, तो उसने फिर किसको बोला, भेजा, उसने भेजा काउंट लाली। नाम याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, काउंट लाली। इसको भेजते हैं काउंट लाली को। लाली आने के बाद क्या करता है, देखो लाली आते ही सबसे पहले तो क्या करता है, फोर्ट सेंट डेविड को जीत लेता है। जो फोर्ट बनाया था ना सेंट डेविड, ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड को जीत लेता है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करता है, तंजौर पर अटैक करता है, तंजौर पर के जा करके, लेकिन इसका आक्रमण असफल रहता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, फिर ये कर्नाटक पर अटैक करता है और मद्रास पर भी अटैक करता है, ठीक है। लेकिन इसके जो प्रयास है वो असफल रहते हैं, ठीक है, ये सफल नहीं हो पाता अपने अटैक में। तो क्या करता है फिर ये, हैदराबाद में कौन बैठा हुआ है, फ्रांस का, देखो मैंने आपको बताया था हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व था ना, मोहम्मद अली, इन्होंने बिठा दिया था उसको, ठीक है। तो वहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी बैठी हुई है हैदराबाद में। देखो जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध है ना, उसको जाके पढ़ना, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक सेना छोड़ दी जाती है, ठीक है। और ये बुस्सी कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है, फ्रांसीसी अधिकारी था। अब ये क्या करता है, काउंट लाली इसको बुलाता है, हैदराबाद से बुला लेता है अटैक करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए। और विद्वान इसी को इसकी सबसे बड़ी भूल कहते हैं काउंट लाली की, कि इसको हैदराबाद से इसको बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जैसे ही बुस्सी यहाँ से अपनी सेना लेके चलता है ना, तो हैदराबाद किन के, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, देखो उत्तरी सरकार का एरिया
वो भी अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। ठीक है, वो कहाँ था, यही था ना इसके। देखो जब संधि हुई तो वापस लौटा दिया था। ठीक है ना, फ्रांसीसियों को वैसे तो अंग्रेज जीत चुके थे, बट संधि होती है तो एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस दे देते हैं ना एक दूसरे को ये। तो इस तरीके से उत्तरी सरकार वापस मिल गया था फ्रांसीसियों को। बट यहाँ पर अब क्या करता है, बुस्सी को बुला लिया तो ये यहाँ पर अटैक कर देते हैं और ये जीत लेते हैं। ठीक है, तो अब फिर क्या करते हैं, ये देखो इसी को कहते हैं कि सबसे जो लाले की सबसे बड़ी भूल थी ना, वो इसी को बोला जाता है कि उसको उसे हैदराबाद से बुलाना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो फिर देखो एक जो अंग्रेजों का काफ़ी अच्छा सेनापति है आयरकूट। ठीक है, उसका नाम है आयरकूट, ये अंग्रेज सेनापति है। ये क्या करता है 1760 में, ठीक है, एक जगह है इंग्लिश में बोलते हैं वांडीवाश, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं वांडीवास। ठीक है, इस जगह पर आकर के एक निर्णायक युद्ध लड़ता है, किनके साथ, फ्रांसीसियों के साथ। क्या होता है, निर्णायक युद्ध होता है। ठीक है, फ्रांसीसियों के साथ कौन लड़ता है, देखो अंग्रेज सेनापति कौन है, आयरकूट है। ठीक है, अंग्रेज सेनापति कौन है, आयरकूट, और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन जा रहे हैं, एक तो बुस्सी जा रहा है, एक काउंट लाली जा रहा है। ठीक है, तो 1760 में वांडीवास के निकट पे कर्नाटक की थर्ड वॉर होती है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है, और इसमें फ्रांसीसी जो है निर्णायक तौर पर हार जाते हैं। ठीक है, क्या है, फ्रांसीसी हार जाते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज जीत जाते हैं, और ये इनकी भारत में जो है निर्णायक जीत इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके बाद जब संधि होती है ना, देखो 1763 में वापस से यूरोप में संधि हो जाती है। जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था ना यूरोप में, उसमें संधि हो जाती है। तो जब भी यूरोप में संधि होगी तो भारत में भी संधि होगी। ठीक है, तो ऐसे ही भारत में भी संधि होती है, और इसको नाम दिया जाता है पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की, क्योंकि पेरिस में हुई है ये, तो पेरिस की संधि नाम बोला जाता है। कब हुई, 1763 में, इसको बोलते हैं पेरिस की संधि होगी। ठीक है, तो जब ये संधि होती है ना, पेरिस की संधि, तो तब क्या होता है कि अब क्या करते हैं ये लोग, फ्रांसीसियों से ना, मतलब वैसे तो फ्रांसीसियों को छोड़ देते हैं ये, बट अब फ्रांसीसी हार चुके हैं, उनको बोलते हैं कि ना तो तुम अब अपना कोई सैनिक वो बनाओगे, मतलब सैनिक नीति नहीं बनाओगे, कहीं पर अपने सैनिक नहीं रख सकते तुम। ठीक है, और सैनिक जमाव नहीं कर सकते हो, मतलब लड़ने के लिए सैनिक जमाव पर प्रतिबंध लगा दिया इनके। ठीक है, ताकि ये दोबारा से स्ट्रोंग होके कभी अटैक ही ना कर पाए, मतलब इनकी रीढ़ ही तोड़ देते हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे वाली रीढ़ की हड्डी नहीं, मतलब युद्ध लड़ने की जो वो होता है ना, एक टर्म होती है, उसको समझना। ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं कि अब तुम्हें सिर्फ व्यापार करने की अनुमति है। ठीक है, तुम सिर्फ ट्रेड करो भारत में, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें अब जो है ना तो सैनिक जमाव रखने हैं और ना ही तुम्हें अब कोई भी क्षेत्र जीतना है। ठीक है, तो प्रतिबंध लगा देते हैं। तो अब खुल्लम खुल्ला कौन जीत गए भाई, इस तरीके से जो है अंग्रेज जीत जाते हैं भारत में, और भारतीयों का उनको पता चल चुका है। ठीक है, उनको पता चल चुका है कि भारतीय जो है ना आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सैनिक योग्य तो है, बट उनको ना ब्रिटिश की तरह, मतलब यूरोप की तरह ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत अच्छे सैनिक बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से फिर भारत में जो है ना अंग्रेजों का कौन सी कंपनी भारत में राज करेगी, ये डिसाइड हो जाता है कब, वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध को 1760 में वांडीवास में हुआ। अच्छा, एक बार मोटा मोटा ओवरव्यू मैं आपको बता दूं। देखो कर्नाटक में मैंने आपको बताया कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो जाता है ना, मैंने आपको बताया कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो जाता है 1756 में, जिसकी वजह से भारत में भी युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और फिर मैंने आपको बताया कि जो इंग्लैंड में ये इंग्लैंड के है ना ब्रिटिश, ये लोग क्या करते हैं, ये बंगाल पर अपना अधिकार कर लेते हैं, सिराजुद्दौला को षड्यंत्र से हटा देते हैं, और कैसे हटाएंगे ये एक अलग टॉपिक है, ये मैं बताऊँगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जब ये क्या करता है एक, हाँ, तो ये क्या करते हैं, जो ये थे ना फ्रांसीसियों के जहाजी बेड़ों पर अटैक कर देते हैं, जिससे फ्रांस की सरकार नाराज हो जाती है। वो क्या करती है, काउंट लाली को भेजती है भारत में। ठीक है, काउंट लाली आते ही फोर्ट सेंट डेविड को जीत लेता है सबसे पहले, तो फिर तंजौर पर अटैक करता है बट असफल रहता है, फिर मद्रास पर अटैक करता है, असफल रहता है, फिर क्या करता है, कर्नाटक पर अटैक करता है, और फिर वो क्या करता है, हैदराबाद में जो बुस्सी के नेतृत्व में सेना बैठी हुई है ना, फ्रांसीसी सेना, उसको वापस बुला लेता है कि तुम आकर के मदद करो। और इसी को विद्वानों ने क्या बोला है कि ये जो है ना लाली की सबसे बड़ी भूल थी, उसको बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर हैदराबाद जो अंग्रेजों के वापस कब्जे में नहीं जाता। अब ये क्या करता है, इधर से वापस जाकर के हैदराबाद से आर्थिक समृद्धि ले लेते हैं। ठीक है, अपनी जा करके जीत लेते हैं उसको। तो फिर क्या होता है यहाँ पर देखो, ये आयरकूट सेनापति है, कौन, ब्रिटिश सेनापति है। ये 1760 में वांडीवास में निर्णायक युद्ध लड़ता है फ्रांसीसी सैनिकों से, और जिसमें फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली और बुस्सी लड़ रहे थे। तो फ्रांसीसी सेना हार जाती है और अंग्रेज जीत जाते हैं। और जीतने के बाद इन दोनों में जब समझौता होता है, तो वो समझौता किस लिए, देखो एक तो पेरिस की संधि के तहत समझौता होता है, क्योंकि पेरिस में 1763 में जो सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ था वो समाप्त हो जाता है, तो उसी वही संधि फिर यहाँ पर भी लागू होती है।
होती है। और अब जो है ना, अब ऐसा नहीं कि एक दूसरे के विजित क्षेत्र जो है ना लौटा दो, अब ये बात नहीं हुई। अब क्या बात हुई, अब इस फ्रांसीसी को ये बोला कि तुम सैनिक रख ही नहीं सकते हो, तुम सैनिक इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो तुम फिर से स्ट्रॉन्ग बन के आओगे, फिर से अटैक करोगे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ व्यापार करने का अधिकार है यहाँ पर, बाकी और कुछ करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई, ठीक है। कौन से युद्ध के बाद, कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बाद, वांडीवास के युद्ध के बाद, ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक आता है कि ये हारे क्यों, ठीक है, मतलब जो ये फ्रांसीसी थे ये अंग्रेजों से हारे क्यों, ठीक है। तो अब कुछ कारण डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से, या तो ये लिख लो कि अंग्रेजों के जीतने की वजह क्या थी, या फिर फ्रांसीसियों के हारने की वजह क्या थी, ठीक है। फ्रांसीसियों के हारने की वजह या फिर अंग्रेजों के जीतने की वजह, इनमें से एक आप जो लिखना चाहिए वो हेडिंग डाल लेना, हारने की वजह क्या थी, ठीक है। तो देखो ये हारे क्यों, सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था नौसेना, ठीक है। जो ब्रिटेन है ना उसके पास ना बहुत स्ट्रॉन्ग नौसेना है, ठीक है। इनकी नौसेना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और समुद्र में अपना राज कर रही है, ठीक है। तो देखो जिसका समुद्र पे राज है ना, उस टाइम पे ना वही जीतता था। देखो अगर देखो कहीं पे लड़ाई हो गई है तो समुद्र के थ्रू फटाफट अपने सैनिक भेज देते थे ये लोग, इनको लगता ही नहीं था समय। लेकिन जो फ्रांसीसी है उनका देश तो का मतलब थोड़ा स्थल से घिरा हुआ है ना भाई, उनको तो सेना भेजने में काफ़ी टाइम लगता था और उनके बड़े बड़े जहाजी बेड़े थे, ठीक है। इनके जितनी स्ट्रॉन्ग नौ सेना नहीं थी उनके पास, ठीक है। तो फिर क्या है, उनको टाइम भी लगता था और वो भेज भी नहीं पाते थे। तो एक तो मेन कारण तो यही रहा है कि नौसेना का स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है, श्रेष्ठ नौसेना। और देखो इंग्लैंड ने इतने उपनिवेश बनाए ना, इसका मेन रीजन चाहे वो यूरोप में लगा लो, चाहे एशिया में लगा लो, चाहे अफ्रीका में लगा लो, चाहे इंडिया में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, इनकी जो स्ट्रॉन्ग नौसेना है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, यूरोपीय राजनीति का प्रभाव, ठीक है, यूरोपीय राजनीति का प्रभाव। अब ये क्या है, इसकी वजह से देखो यूरोप में जो है ना, यूरोप में फ्रांस की बजाय इंग्लैंड की स्थिति काफ़ी अच्छी है, इंग्लैंड के पास ज़्यादा उपनिवेश है और उस टाइम पे फ्रांस जो है ना हार रहा है, हारने के बाद क्या है वो अपनी संधियाँ कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो बार बार हारेगा उसको समझौते करने पड़ेंगे, तो जब समझौते करेगा तो उसको आर्थिक हानि भी होगी ना भाई, क्योंकि उसको हर्जाना चुकाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ना कि युद्ध हुआ और खत्म होगी बात। तो जो जीतता था ना वो पक्ष, जो हारने वाले पक्ष जो उसका लॉस हुआ है ना उसके पैसे उसी से वसूलता था, ठीक है, कि भाई हमारे इतने सैनिक मरे गए, इतने संसाधन तो तुम दो, नहीं तो तुम्हें जान से मारेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ होती थी उस टाइम पे। तो जब होता था तो इसको लॉस होता था, तो जो फ्रांसीसी सेना है वो अब थोड़ा सा सोच समझ के फैसले लेने लगी थी, ज़्यादा टांग नहीं अड़ाती थी। लेकिन ये जो इंग्लैंड है ये हर जगह जीत रहा है, इसके हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसको हर जगह से आर्थिक समृद्धि भी मिल रही है और पैसा भी मिल रहा है और नौसेना भी है। तो देखो यूरोप की राजनीति है वो भी इसका मेन कारण रही है, क्योंकि यूरोप में किसका दबदबा था, इंग्लैंड का दबदबा था, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है गृह सरकार का समर्थन, गृह सरकार का समर्थन। देखो जो गृह सरकार है मतलब फ्रांस की तो फ्रांस वाली गृह सरकार होगी ना, ब्रिटेन की ब्रिटेन वाली गृह सरकार है। जो इंग्लैंड वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लैंड सरकार है उसने अपनी कंपनी को खुला छोड़ रखा है, ठीक है। उसको बोला है कि तुम पैसा लेके आओ, चाहे लूट के लेके आओ, चाहे मार के लेके आओ, चाहे जीत के लेके आओ, चाहे कुछ भी व्यापार करके ले आओ, कुछ भी करके लेके आओ, इसने खुली छूट दे रखी है, ये इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन जो फ्रांस है ना, फ्रांस देश, वो अपनी कंपनियों में जो आई हुई थी यहाँ पर उनमें इंटरफेयर करता था, उनको मतलब अपनी मन की मर्जी से फैसले लेने की अनुमति इनको नहीं थी। देखो डुप्ले था, डुप्ले जो जब दूसरा युद्ध हो रहा था ना कर्नाटक, अगर डुप्ले रहता ना तो शायद इतना बड़ा लॉस ना होता, लेकिन फ्रांसीसी डर के फिर डुप्ले को वापस ले गए। अब वो डुप्ले के ले क्योंकि वो जो वहाँ की सरकार थी उसका डिसीजन था, ठीक है ना। तो देखो जो फ्रांस की सरकार है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती थी अपने कंपनी के बीच में या फिर ये जो सैनिक आते थे इनके साथ, लेकिन जो इंग्लैंड की सरकार है उसने खुला छोड़ रखा था, तो ये भी मेन रीज़न रहा था, ठीक है। अच्छा, फोर्थ आता है, वही मैंने आपको बताया, देखो अंग्रेजों ने क्या किया है, अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत कर लिया इस दौरान, ठीक है, आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली। देखो इसने क्या किया, जब ये हार रहा था ना तो इसने क्या किया, इसने एक तो बंगाल पर अधिकार कर लिया। और बंगाल उस टाइम पता है कौन सा राज्य है, बंगाल भारत का सबसे समृद्ध और सबसे उर्वर क्षेत्र बोला जाता था उस टाइम, सबसे उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है। तो इन्होंने उस पर अधिकार जमा लिया। इसके अलावा इनका अधिकार बम्बई पर भी है, ठीक है, और मद्रास पर भी है, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे ना ये बहुत ही समृद्ध और उर्वर क्षेत्र थे जहाँ से बहुत ज़्यादा कमाई आती थी, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था अंग्रेजों को, ठीक है, समृद्ध भी थे और उर्वर भी थे, ठीक है। तो देखो जो मतलब जहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा वो तो आर्थिक स्थिति तो अंग्रेजों की स्ट्रॉन्ग हो रही है ना। अब देखो जो बात आती है फ्रांसीसियों की, ठीक है, जो फ्रांसीसी हैं वो तो बेचारे पांडिचेरी पे ही अधिकार करे बैठे हैं ना बस।
अब अकेले पांडिचेरी से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक के पास बंगाल, बम्बई, मद्रास जैसे एरिया हैं और एक के पास पांडिचेरी है बस, तो किसकी सेना जीतेगी? ऑब्वियसली अंग्रेजों की सेना जीतेगी, ठीक है। तो एक ये कारण था। अच्छा, फिर एक चीज़ हो रही थी, देखो ये था ना जो हाँ, ये मैंने पॉइंट आपको बताया भी था पहले भी कि डुप्ले को वापस बुलाना, ठीक है ना, डुप्ले को वापस बुलाना फ्रांस सरकार की गलत फैसला था, ये फ्रांस सरकार का गलत फैसला था, ठीक है। दूसरा जो अंग्रेजों की जो सेना है ना, अंग्रेज जो मिलिट्री थी उस टाइम पर पे, उसमें ना तालमेल बहुत अच्छा है, ठीक है, आपस में तालमेल बहुत अच्छा है, एक दूसरे के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। लेकिन देखो डुप्ले के साथ क्या हुआ था, डुप्ले मद्रास पर अधिकार करना चाह रहा था, लेकिन जो ला बुर्डानो था वो चाहता था कि नहीं भाई हम अधिकार नहीं करते हैं, पैसे लेकर के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में उतना अच्छा तालमेल नहीं था, ठीक है। तो एक ये भी कारण माना जाता है कि तालमेल अच्छा नहीं था, ठीक है। दूसरा सरकार का हस्तक्षेप बता दिया मैंने, ठीक है। एक अंग्रेज मैंने बताया नौसेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनके जो सेनापति है वो काफ़ी योग्य थे, ठीक है, योग्य सेनापति। अब फ्रांसीसियों की तरफ से तो देखो एक ही मजबूत सा आया था डुप्ले, बाकी तो सब मतलब असफल से ही रही हैं। लेकिन अंग्रेजों के तो आप देखो एक से बढ़ के एक गवर्नर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से फ्रांसीसी हारे हैं और अंग्रेज जीते हैं। ये जो मेंस लिख रहे हैं ना उनके लिए कीवर्ड्स हैं, बस मैंने डिस्कस कर दिए हैं बस, या फिर जो BA MA जिनमें क्वेश्चन लिखने को आ जाए मॉडर्न हिस्ट्री से जो कर रहे हो तो उनके लिए भी की पॉइंट्स है, आपको ऐसे स्टोरी के टाइप में याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक कराती हूँ, बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा, ठीक है। कैसे हुआ बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा? देखो ये जो टॉपिक है ना बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा, ये PT मेंस, ठीक है। और PT सिर्फ ऐसे नहीं, जो वनडे एग्जाम है ना वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और PT के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक से 4 5 6 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। तो चलो देखते हैं हो क्या रहा है। देखो एकदम से तो अंग्रेज कुछ भी करेंगे नहीं, आराम आराम से ही करेंगे वो, ठीक है, वो बहुत चालाक लोग हैं, ठीक है। तो देखो मुगल सम्राट शाहजहाँ का नाम आपने सब ने सुना होगा ना, ठीक है। देखो शाहजहाँ का बेटे का शासन चल रहा है, शाह शुजा नाम है उसका, ठीक है। ये कौन है? शाहजहाँ का बेटा है, ठीक है। इसका शासन चल रहा है। तो इसे अंग्रेज आकर के बोलते हैं कि हमें हुगली के निकट ना एक व्यापारिक कोठी खोलनी है, ठीक है। पहले तो प्यार से बात करते थे वो, ठीक है। तो 1651 में वो व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मांगते। इसने सोचा कि भाई क्या कर लेंगे ये कोठी खोल के, ठीक है खोल लो, इसने बोल दिया, ठीक है। तो हुगली तट पर व्यापारिक कोठी खोलते हैं 1651 में। कौन? अंग्रेज खोलते हैं, ठीक है। ये आइडिया लेते हैं पहले जगह का, ठीक है। तो खोली व्यापार करने लग गया अपना। तो क्योंकि बंगाल इतना ज़्यादा समृद्ध और उर्वर है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा उर्वर और बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली राज्य है वहाँ पर के। तो इस पर तो आंखें टिकाए बैठे थे अंग्रेज कि यहाँ पर अगर हमारा अधिकार होगा तो हमें इतना पैसा मिलेगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। व्यापार में, ट्रेड में, वाणिज्य में, उद्योग में, हर चीज़ में ये सबसे आगे था बंगाल, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर हुगली के निकट, इसके अलावा इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, एक कासिम बाजार, उसका नाम बोला जाता है कासिम बाजार, ठीक है। एक तो कासिम बाजार और एक पटना, पहले ना ये बंगाल के अंदर ही आते थे, यहाँ पर भी अपनी व्यापार की कोठी खोल ली, ठीक है। तो व्यापार करने लगे। फिर क्या आता है, फर्रुखसियर का शासन आता है। 1717 में फर्रुखसियर का शासन चल रहा था। कौन थे? फर्रुखसियर, ये मुगल सम्राट बादशाह थे फर्रुखसियर। इससे ये क्या करते हैं, ये ना एक फरमान जारी करता है। देखो अंग्रेज पता नहीं इसका इलाज कर देते हैं, अंग्रेजों का कोई डॉक्टर इसका इलाज कर देता है। तो ये खुश होकर के उनको बोलता है ठीक है तुम्हें क्या मांगना है मांगो। तो फिर ये क्या मांगते हैं उससे, एक शाही फरमान मांगते हैं, ठीक है। वो शाही फरमान क्या था कि भाई हमारी कंपनी ना, मतलब जैसे पास नहीं होता है, पास होता है आजकल कि पास के थ्रू आ जा सकते हैं, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो एक दस्तक का फरमान मांगते हैं कि उसको बोलते थे उस टाइम पर दस्तक, ठीक है। पास को दस्तक बोलते थे कि हम एक दस्तक दिखा करके अपना व्यापार अच्छे से कर सकें बिना चुंगी दे, यानी कि बिना टैक्स दिए, ठीक है, बिना चुंगी के कर सकें। तो आप हमें ऐसा अनुमति दे दो। तो अब इसने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कंपनी कितना व्यापार कर लेगी। तो ये क्या करता है, ये इनको दस्तक जारी करने का अधिकार दे देता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज तो बड़े शाणे हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज अधिकारी अपने कंपनी का तो काम करते ही थे, साथ में जो है ना अपना निजी ट्रेड भी करने लगे, निजी व्यापार भी वो दस्तक दिखा करके करने लगे। तो ये तो बिल्कुल
टैक्स फ्री अपना ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जो बंगाल के स्थानीय लोग हैं उनको देना पड़ रहा है, ठीक है, उनको तो टैक्स देना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे ना आगे जा करके मैं बताऊंगी अलीवर्दी खां का बेटा ये जो सिराजुद्दौला जो इन जिससे इनको नफरत थी ना, वो थोड़ा सा तेज आएगा, वो इनकी चालाकियों को समझेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्हीं को मिला करके तीनों को आगे जाके ये कलकत्ता का निर्माण करते हैं, ठीक है। कलकत्ता पहले था नहीं, बंगाल में था, इसका निर्माण अंग्रेज करते हैं। ये भी काफ़ी समृद्ध एरिया है। इन पर जो है ना, इन पर जमींदारी का हक इनको मिल जाता है, ठीक है, जमींदारी का हक मिल जाता है इनको, जागीर मिल जाती है इसकी, उस टाइम जागीर बोलते थे, ठीक है, इनकी जागीर इसको मिल जाती है अंग्रेजों को। तो देखो आर्थिक तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं इन्होंने, अब देखो कितनी चीज़ें कर ली हैं। तो अब उस टाइम पर देखो फर्रुखसियर चला गया, ठीक है। तो एक बंगाल में ना एक सूबेदार है, ठीक है, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां, ये है क्या, बेसिकली ये एक सूबेदार है, ठीक है। अब ये शासन कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, ये दो लोगों से डरा हुआ है, एक तो अंग्रेजों की तरफ से ये काफ़ी सचेत है, ठीक है, अंग्रेजों की गतिविधियों को भी देख रहा है ये, ठीक है। दूसरा ये मराठों के आक्रमण से काफ़ी भयभीत है, क्योंकि उस टाइम मराठे क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। तो ये क्या करता है, अंग्रेज इससे जाके बोलते हैं कि हम ना फोर्ट विलियम के चारों तरफ, फोर्ट विलियम किला था, फोर्ट विलियम के चारों तरफ ना एक गहरी खाई खुलवाना चाहते हैं, ताकि कोई भी वहां पर आकर अटैक ना कर सके। अब ये मराठों से डरता हुआ इनको अनुमति देता है कि ठीक है आप गहरी खाई बना लो फोर्ट विलियम के चारों तरफ, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि जो अलीवर्दी खां है उसकी मौत हो जाती है, और उसका जो दो हित्र है ना, दो हित्र मतलब उसकी बेटी का लड़का सिराजुद्दौला, ये इसका दो हित्र था अलीवर्दी खां का, ठीक है। सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अब ये सिराजुद्दौला ना थोड़ा, एक तो स्वभाव से थोड़ा सा क्रोधी भी बोला जाता है इसको, गुस्सैल भी था, और दूसरा अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था, ठीक है ना, अंग्रेजों का परम शत्रु जिसको बोलते हैं, अंग्रेजों से बहुत नफरत करने वाला था, ठीक है। तो ये आ गया और ये देख रहा है कि कैसे ना ये मतलब इसके आते ही ना बहुत सारी राजनीति बदल जाती है बंगाल की, क्योंकि एक तो इसके खुद के ही जो लोग हैं ना, देखो दो हितर बना है, तो ऑब्वियसली जो इसके नातेदार होंगे वो भी चिड़ेंगे कि ये क्यों बन गया, ठीक है। दूसरा ये अंग्रेजों से चिड़ा हुआ है, तो अंग्रेज भी भयभीत हो गए कि भाई ये तो हमारी बात मानने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये अब इसकी गद्दी देख लो आप, ये क्या करता है, अंग्रेजों को बोलता है। अब अंग्रेज क्या करते हैं ना, इसकी किलेबंदी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मना करता है सिराजुद्दौला इनको कि आप फोर्ट विलियम की किलेबंदी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अंग्रेज मानते नहीं, अंग्रेज मना कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, अब युद्ध की वो हो जाएगी, ठीक है ना, युद्ध हो जाएगा। तो इससे पहले आप ना एक चीज़ और समझ लो, जो सिराजुद्दौला है ना, इसके कुछ दुश्मन भी हैं। जैसे कि देखो, एक तो है पूर्णिया का नवाब, बंगाल में ही एक जगह थी पूर्णिया, उसका नवाब शौकत जंग। कौन, शौकत जंग, ठीक है। और दूसरा इस सिराजुद्दौला की मौसी है, मौसी, उसका नाम था घसीटी बेगम, ठीक है, घसीटी बेगम। ये दोनों इसकी सत्ता को चुनौती देते हैं कि तुम नहीं बन सकते हो नवाब, ठीक है। कौन, एक तो पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और दूसरा उसकी खुद की मौसी घसीटी बेगम, ठीक है। तो जब ये इनको मना करता है ना कि तुम किलेबंदी नहीं करते, ये क्या करता है, तो ये मना कर देते हैं, ठीक है। तो ये जा करके क्या करता है, फोर्ट विलियम के चारों तरफ घेरा डाल देता है, ठीक है। अब अंग्रेज भी कम नहीं थे, अंग्रेज क्या करते हैं, फोर्ट विलियम पर तोप लगा देते हैं, ठीक है, कोई भी आएगा अटैक करने के लिए। और दूसरा जो भी सिराजुद्दौला के दुश्मन थे ना, एक तो इसकी मौसी घसीटी बेगम, ठीक है, और जो विद्रोह कर रहे थे सिराजुद्दौला के खिलाफ, उनको क्या है, इस किले में शरण देते हैं। अब किले के चारों तरफ तो गहरी खाई है, ठीक है। और दूसरी वो अलीवर्दी खां के टांग बनवाली थी, दूसरा तोप लगा दी। तो अब अगर चाहेगा भी सिराजुद्दौला अटैक करने, तो उसकी खुद की सेना मारी जाएगी ना भाई, ठीक है। तो लड़ ही नहीं पाएंगे, तोप से पहले उड़ा देंगे अंग्रेज उसको, ठीक है। और ऊपर से इसके खुद के अपने ही इसके इन अंग्रेजों के साथ हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, देखो 15 जून 1756 को ना, लेकिन फिर भी क्या है, सिराजुद्दौला बहुत हिम्मत वाला है। ये क्या करता है, ये फोर्ट विलियम का घेरा डालता है 15 जून 1756 को, लेकिन फिर इनको अंग्रेजों को हरा देता है। और अंग्रेज क्या करता है, इतनी बुरी तरीके से 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में हरा देता है, ठीक है। 20 जून को अंग्रेजों को भागकर शरण लेनी पड़ती है, यहाँ से भाग जाते हैं अंग्रेज, ठीक है। अब देखो अंग्रेज भाग तो आत्मसमर्पण कर दिया, भाग भी गए और भागकर समुद्र के किनारे एक जगह है फुल्टा,
ठीक है। समुद्र के किनारे एक जगह थी फुल्टा, वहाँ जा करके शरण लेते हैं। देखो बंगाल के पास, उड़ीसा वगैरह के आगे जाके देख लो आप, समुद्र है ना, तो वहाँ पर जा करके शरण लेती है, फुल्टा नामक जगह पर शरण लेते हैं ये अंग्रेज, ठीक है। अब जैसे ही इसने अंग्रेजों को भगाया ना, तुरंत ये पूरी ब्रिटिश सेना के नज़रों में आ गया। कौन? सिराजुद्दौला। अब ब्रिटिश छोड़ते हैं क्या जो उनकी नज़रों में आ जाए? अब भाई अंग्रेजों को भगा दिया इसने, जो फ्रांसीसी नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल षड्यंत्र रचा देंगे, अब इसके खिलाफ लग जाएंगे। तो देखो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये किसी भी आदमी को इनको हराना है ना, ये सबसे पहले तो उसके दुश्मनों से जाके बात करते हैं, ठीक है। उसके दुश्मनों को अपनी तरफ कर लेंगे, फिर उसके बाद से जो है ना आर्थिक संसाधन ले लेंगे, फिर अपनी मजबूत सेना बनाएंगे और तब जाके अटैक करते थे, इसलिए तो ये जीत जाते थे। तो ये एक षड्यंत्र बनाते हैं, और उस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल होता है? जो सिराजुद्दौला को गद्दी पर नहीं देखना चाहते, ओबियसली वही लोग शामिल होंगे। तो उसमें एक तो था प्रधान सेनापति मीर जाफर। ये मैं स्टोरी भले ही आपको बता रही हूँ, लेकिन देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये पूछे जाते हैं। पीटी वाले जिन्होंने दे रखा है ना, उनको सबको पता होगा। मेरे अभी तक भी बताए हुए, जो अभी तक भी जो बताया ना, उसमें से भी 5-6 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो कौन शामिल था? प्रधान सेनापति मीर जाफर, ठीक है। दूसरा, इसकी मौसी घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, ठीक है। अच्छा, फिर एक था जो कलकत्ता का नवाब था, नवाब अधिकारी था मानिक चंद, ठीक है, मानिक चंद। दूसरा, एक और तीसरा व्यापारी था, उसका नाम था अमी चंद, काफ़ी अमीर व्यापारी था ये, अमी चंद, ठीक है। अच्छा, फिर एक जगत सेठ का भी नाम आता है। ये सब व्यापारी थे बेसिकली, सारे के सारे, ठीक है। ये सारे मिल करके, और फिर दूसरा आ गया एक प्रमुख सेना अधिकारी खादिम खा भी था, ठीक है, खादिम खा। ये सारे मिल करके अंग्रेज के साथ मिल जाते हैं, अंग्रेज इनको अपनी तरफ कर लेते हैं और फिर सिराजुद्दौला को घेरते हैं ये सारे मिल करके, ठीक है। तो देखो एक सेना हो चुकी है तैयार। तो मद्रास में फिर क्या होता है, एक सुदृढ़ नौसेना, एडमिरल था एक वाटसन और कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्लाइव का नाम सबने सुना होगा ना। तो क्लाइव के नेतृत्व में, आप बस इतना याद रखो, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 14 दिसंबर 1756 को, 14 दिसंबर 1756 को कलकत्ता में एक सेना पहुंचती है, ठीक है। लेकिन वो क्या करती है, वो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो क्लाइव आता है और क्लाइव क्लाइव आता है। तो क्लाइव क्या करता है, जो ये इसका प्रधान सेनापति है ना मीर जाफर, इसको बोलता है कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बनाऊंगा, ठीक है ना, सिराजुद्दौला को हटा के तुम मेरा साथ दो, ठीक है। दूसरा, जो ये अमीर चंद और मानिक चंद है, इनको बहुत ये तो व्यापारी लोग तो पैसे ही देखते हैं, इनको बहुत सारा धन का प्रलोभन दे देते हैं अंग्रेज अधिकारी, और इस तरीके से इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा देते हैं, ठीक है। परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि सिराजुद्दौला को ना चाहते हुए भी युद्ध करना ही पड़ता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देखो 23 जून 1757 की बात है, 23 जून 1757 को, ठीक है। प्लासी नामक प्लासी गांव था एक, उसको प्लासी का युद्ध बोलते हैं। प्लासी गांव में युद्ध होता है, ठीक है, प्लासी गांव में। ये मुर्शिदाबाद के निकट है, उसे ऐसे बोला जाता है कि 22 मील दूर गांव है ये। वहाँ पर दोनों सेना आपस में आमने सामने हो जाती हैं। देखो इसमें जो थे ना, वैसे बता दूं, ये पूछा नहीं जाता कहीं पर, फैक्ट है बस खाली। 950 के आसपास यूरोपीय सैनिक थे, ठीक है, और 100 यूरोपीय तोप चुके थे इस तरीके से। लेकिन बात यहाँ पर खाली इतनी है बताने की, देखो इनके बहुत ही कम थे, मुश्किल से 1000-1200 के आसपास होंगे, लेकिन जो सिराजुद्दौला के पास थे ना, वो 50,000 सैनिक थे, ठीक है। ये मैं बस इसलिए बताना चाह रही थी। और इसमें इनके ये भी शामिल थे, ठीक है। मीर जाफर इसका खुद का प्रमुख सेनापति है, ठीक है। और ये लड़ तो इसकी तरफ से ही रहे हैं, लेकिन पीछे से जैसे होता नहीं कि धोखा देना किसी को, तो वैसे तो जाएंगे तो ये सिराजुद्दौला के साथ ही लड़ने के लिए, लेकिन लड़ ही नहीं रहे हैं। सिराजुद्दौला बेचारा अकेला लड़, फिर सिराजुद्दौला समझ गया कि ये लोग तो अब पीछे, मतलब इन्होंने तो संधि कर लिया आपस में, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट कर लिया है। तो फिर जैसे मूवियों में नहीं होता है क्या कि कोई विलन क्या होता है कि 2 विलन जाते हैं लड़ने के लिए, फिर एक जो है दूसरे विलन से समझौता कर लेता है, तो पता चला अपने ने ही धोखा दे दिया। बस वही ड्रामेटिक सिचुएशन ना सिराजुद्दौला के साथ हुई। ये सब गई तो इसने देखा कि इसका प्रधान सेनापति खुद नहीं लड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसको लग गया कि भाई अच्छा मेरा तो हारना तय है, क्योंकि मेरी खुद की सेना ही मेरा साथ नहीं दे रही है, ठीक है। तो युद्ध इसको नाम मात्र था, इसको खाली धोखा बोलेंगे। बस उसी दिन इसका डिसीजन कुछ ही घंटों में, देखो जब उसका सेनापति सेना को लेके आगे जाएगा ही नहीं, तो अकेला ये सिराजुद्दौला कर भी क्या लेगा, ठीक है। तो कुछ ही घंटों में हार जाता है और अंग्रेजों के केवल 29 सैनिक मरते हैं, जबकि नवाब के 500 आदमी, उसके खुद के काम के तो बस 500 आदमी थे, ठीक है। और जो मीर जाफर और राय दुर्लभ थे, वो तो केवल खड़े रहे और देखते रहे, ठीक है ना,
क्यों, उन्होंने लड़ाई करी ही नहीं, ठीक है। बस नवाब के जो एक बस 2 ही लोग थे, देखो इनका नाम बोला जाता है। एक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला का साथ दिया किसने प्लासी के युद्ध में, तो उनका नाम था मीर मदान और मोहनलाल, ठीक है, मीर मदान और मोहनलाल। बस ये 2 लोग ऐसे थे बेचारे जो ईमानदारी से सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है, मीर मदान और मोहनलाल। बाकी तो सब खड़े देख रहे थे, ठीक है, चाहे उसमें मीर जाफर हो चाहे राय दुर्लभ हो, सब के सब, ठीक है। लास्ट में क्या होता है भाई, इसको गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। इन दोनों को गोली लगी और ये मर गए, तो अब क्या करेगा, अब सिराजुद्दौला बेचारा हार ही जाएगा ना। तो सिराजुद्दौला क्या होता है, फिर डर के मारे भाग जाता है लड़ाई से, क्योंकि अब जब है ही नहीं कुछ भी बचने को, तो वो भाग गया। लेकिन जो मीर जाफर है ना, वो इतना बेकार आदमी था, उसने क्या किया, उसने जाके उस मीर जाफर के लड़के ने उसको खुद ही मार दिया, उसको गोली मार देता है जाके, ठीक है। कौन, मीर जाफर का लड़का, क्योंकि मीर जाफर को तो ये था ना कि ये मरे तो मैं गद्दी पे आऊँ, है ना। तो मीर जाफर का लड़का क्या करता है, जब वो भाग रहा था ना अपनी लड़ाई छोड़ करके, सिराजुद्दौला जब उसने देखा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, तो उसको गोली मार देता है मीर जाफर का लड़का, ठीक है, ताकि मेरा इसका बाप जो है ना वो नवाब बन सके, ठीक है। तो ये थी प्लासी के युद्ध। और जो इतिहासकार हैं उन्होंने खुद भी इस बात को बोला है कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र था, बाकी और इसको कुछ नहीं बोला जाता। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्लासी का युद्ध हुआ क्या था, तो कब हुआ था, 23 जून 1757 का हुआ था, ठीक है। अच्छा, जो यूपीएससी वाले हैं, पीसीएस वाले, देखो कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ किसने दिया था, लड़े कौन थे, तो मीर मदान और मोहनलाल, ठीक है। अच्छा, वैसे तो शामिल तो देखो बहुत सारे लोग थे, और अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र में कौन शामिल थे, ये चीज़ भी आपसे पूछी जाती है। इसमें आता है प्रधान सेनापति मीर जाफर, मौसी घसीटी बेगम, मानिक चंद, ठीक है ना, अमीन चंद, जगत सेठ और खादिम खान, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस यही इतना करते हैं। बाकी मैं जो आगे घटनाक्रम है ना बंगाल में, अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि मीर जाफर को बैठ जाएगा, मीर जाफर खुश हो रहा है, मीर जाफर को भी भगाएंगे अंग्रेज। ये इतने शांत आदमी तो हैं, जब तक इनके काम का कोई बंदा है ना तब तक ये उसको रखते थे, जब इनका काम खत्म हो जाता था ना तो ये उसको खत्म कर देते थे, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे फिर जब बक्सर का युद्ध होगा, खुद मीर जाफर जो है ना सेना इकट्ठी करता फिरेगा। तो अगली स्टोरी हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।